कहानी के शुरुआत में हमें सियोंग नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि सियोंग के बेटी का बर्थडे भी था। इसीलिए सियोंग की मॉम उसे कुछ पैसे देती हैं ताकि वो अपने बेटी को डिनर पर लेकर जा सके, लेकिन इतने पैसे में उसका काम नहीं होने वाला था। इसीलिए वो अपने मॉम का एटीएम कार्ड ही चुरा लेता है और एटीएम में जाकर अपनी मदर की अकाउंट ही खाली कर देता है और उसी पैसों को वो घोड़े की रेस में लगा देता है और इस गेम में वो 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। अब क्योंकि सियोंग ने एक कंपनी से काफी सारे पैसे उधार ले रखा था और जब उन्हें पता चलता है कि सियोंग ने काफी सारे पैसे घोड़े के रेस में जीता है तो वो सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और सियोंग को पकड़कर उसे काफी ज्यादा मार भी देते हैं। और जब सियोंग उनके पैसे वापस करने के लिए जैसे ही अपनी जेब को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पॉकेट में तो पैसे है ही नहीं, यानी वही पैसे जिसने घोड़े के रेस में काफी सारे पैसे जीते थे। कि तभी उसे याद आता है कि जब वो इन सभी लोगों से बचकर भागते समय वो एक लड़की से टकराकर नीचे गिरा हुआ था, इसीलिए हो सकता है कि जरूर उसी लड़की ने ही उसकी जेब काटी होगी। अब क्योंकि सियोंग के पास पैसे तो नहीं थे, इसीलिए वे उसे 1 महीने का और टाइम देते हैं ताकि वो उनके पैसे वापस कर दे, वरना बहुत बुरा होगा। इसके बाद सियोंग कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पर लेकर जाता है। अब सियोंग जल्दी से रेलवे स्टेशन पर आ जाता है, लेकिन उसकी ट्रेन छूट जाती है और जब सियोंग एक जगह पर बैठकर दूसरी ट्रेन की आने का वेट कर रहा था कि तभी उसके पास एक अनजान आदमी आता है। अब वो आदमी वहाँ पर बैठे बैठे सियोंग से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ और अगर तुम इस गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। इतने ज्यादा मात्रा में पैसों को देखकर सियोंग भी इस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सियोंग काफी मार खाने के बाद ये गेम आखिरकार जीत ही जाता है, यानी वो 1 लाख वॉन हासिल कर लेता है। कि तभी वो अनजान आदमी सियोंग को एक कार्ड देता है, यह कहकर कि अगर तुम और भी ज्यादा पैसे जितना चाहते हो तो इस कार्ड पर जो नंबर लिखा हुआ था उस पर कांटेक्ट कर लेना। जब वो अपने घर शाम को जाता है तब उसकी मदर उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने सौतेले पिता के साथ यूएस में शिफ्ट हो रही है। इसी के थ्रू हमें यह पता चल जाता है कि सियोंग की डाइवोर्स हो चुकी है और उसकी वाइफ ने किसी और मर्द के साथ शादी भी कर चुकी है। लेकिन सियोंग यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर हो जाए, पर उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे जो अपनी बेटी की कस्टडी वापस ले सके। अब जाहिर था कि उसके पास इतना पैसा नहीं था, इसीलिए सियोंग उस आदमी के दिए हुए कार्ड पर छपे नंबर पर कॉल करता है। इसके बाद सियोंग को एक गाड़ी में पिक किया जाता है जिस गाड़ी में और भी लोग थे, लेकिन उस गाड़ी में सभी लोगों को बेहोश कर दिया जाता है और जब उन सभी लोगों की आंखें खुलती हैं तब वे सभी के सभी एक बड़े से हॉल के अंदर होते हैं, जिस हॉल में सभी को मिलाकर 456 लोग मौजूद थे और ये सभी के सभी एक एक प्लेयर थे, क्योंकि उस सभी लोगों को एक सेम तरह के ड्रेस भी पहनाया गया था। यहाँ पर हम इस फैसिलिटी का होस्ट को देखते हैं जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था और वो सभी पर नजर रख रहा था। यहाँ पर सबसे कॉमन चीज ये थी कि जितने लोगों को यहाँ पर लाया गया था उस सभी ने किसी न किसी से बहुत ज्यादा कर्जे लिए थे, जिसे उस कर्ज को चुकाना नामुमकिन था। सियोंग यहाँ पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर था और यही वजह थी कि वो यहाँ पर आया था, क्योंकि उसकी जिंदगी वैसे भी जल्द ही समाप्त होने वाली है। यहीं पर हम 2 प्लेयर्स, जिसमें लड़के का नाम जैंग और लड़की का नाम साइबायुक होता है, उनके बीच फाइट हो जाती है। अब यहाँ पर साइबायुक वही लड़की थी जो सियोंग के पैसे लेकर भाग गई थी, यानी उसी ने उसकी जेब काटी थी। सियोंग उसे देखते ही पहचान लेता है, इसीलिए वो अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है कि तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना था और उनके चेहरे को अच्छी तरह से ढका गया था। गार्ड उन सभी प्लेयर्स को बताते हैं कि आपको यहाँ पर टोटल 6 गेम्स खेलने होंगे और जो भी इस गेम का विनर होगा उसे काफी सारे पैसे दिए जाएंगे। जिसके बाद उन सभी से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिया जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 भी रूल्स थे, जिसमें पहला यह था कि कोई भी प्लेयर्स अपनी मर्जी से इस गेम को छोड़कर नहीं जा सकता और दूसरा रूल यह था कि जो भी प्लेयर्स इस गेम को खेलने से मना करेगा उसे इस गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और उनके मुताबिक एलिमिनेट का मतलब क्या था वो सब हम आगे जानने वाले हैं। और इस गेम का तीसरा रूल यह था कि अगर मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती तो वे सभी इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं और सभी लोगों को गेम के लिए ले जाया जाता है।
यहीं पर सियोंग अपने क्लासमेट सैंगवू से मिलता है, जो कि उसे बचपन से जानता था। सियोंग उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो तो किसी बिजनेस के लिए अपने कंट्री से बाहर चला गया था। वहाँ पर पहले गेम के लिए एक बड़े से ग्राउंड में एक बड़ी सी डॉल भी थी, और इस गेम का रूल काफी इजी था। रूल यह था कि जब वो डॉल गाना गाएगी तब उन सभी लोगों को आगे बढ़ना है, और जैसे ही वो अपने गाने को गाना बंद कर देगी उससे पहले ही उन सभी लोगों को रुक जाना है और बिल्कुल भी नहीं हिलना है, और अगर कोई हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर इन सभी लोगों को यह सब कुछ प्रैंक की तरह लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तब उसे गन से शूट करके मार दिया जाता है, और एलिमिनेट का मतलब यही था कि उन्हें इस दुनिया से ऊपर जाने का रास्ता दिखा दिया जाएगा, यानी उन्हें जान से मार दिया जाएगा। यह देखकर सारे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, और उन्हें पता चल चुका था कि अब वे सभी के सभी फंस चुके हैं। इसीलिए कुछ लोग डर कर भागने लगते हैं, और अब क्योंकि गेम का रूल था कि जो भी हिला तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, इसीलिए जो भी हिलता है उसे मार दिया जाता है, और जितने भी सर्वाइवर बच गए होते हैं वो सभी किसी न किसी तरह से इस गेम को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन जितने लोग मर गए होते हैं उनके डेड बॉडीज को वहां से ले जाया जाता है, और अब 456 प्लेयर्स में से सिर्फ 255 ही रह गए थे। अब क्योंकि वे सभी के सभी प्लेयर्स इतना ज्यादा डर गए थे कि कोई भी इस गेम को खेलने से इनकार कर देता है। लेकिन जैसा कि रूल्स नंबर 3 यह था कि अगर मेजॉरिटी चाहे तो वो गेम को यहीं पर स्किप कर सकती है, इसीलिए सामने वाला आदमी वोटिंग करवाता है। लेकिन वोटिंग कराने से पहले उन्हें प्राइस मनी को दिखाया जाता है, यानी जो विनर को मिलने वाली है। लेकिन अगर कोई इस गेम को छोड़कर चला जाएगा तो ये सारे पैसे मरे हुए प्लेयर्स के फैमिली को दे दिया जाएगा, और यह प्राइस मनी टोटल 45 बिलियन वॉन होती है। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है, जिसमें मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी, तो इसीलिए गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर आगे फ्यूचर में वो चाहें तो इस गेम में वो फिर से अपना हिस्सा जमा सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को उनके घरों पर छोड़ दिया जाता है। अगले दिन सियोंग पुलिस स्टेशन जाकर यह सारी बात बता देता है, लेकिन पुलिस वाले को सियोंग की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था और उसे पागल समझने लगते हैं। सियोंग उसके दिए हुए कार्ड को भी दिखाता है, लेकिन हैरानी कर देने वाली बात यह थी कि उस कार्ड पर जो नंबर था वो गलत था। पुलिस स्टेशन से सियोंग जब अपने घर जाता है तब वहाँ पर उसकी मदर नहीं थी। उधर सियोंग का क्लासमेट सैंगवू अपनी मदर को छुप कर देख रहा था कि तभी वहाँ पर सियोंग भी आ जाता है। सैंगवू उदासी के साथ सियोंग को बताता है कि मैं बहुत बड़े कर्ज में फंसा हुआ हूँ जो 6 मिलियन का है। वो बताता है कि मैंने क्लाइंट्स के पैसे को लेकर स्टॉक मार्जिन में लगा दिए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो सारे के सारे पैसे डूब गए कि तभी सियोंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। सियोंग की मदर के पैर काफी इंजर्ड था, लेकिन इलाज न होने की वजह से उनकी चोट और भी ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए डॉक्टर सियोंग को बताते हैं कि तुम्हारी मदर का इलाज तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इनका पैर को काट देना होगा, लेकिन इस ट्रीटमेंट के लिए काफी ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। अब यहाँ पर जाहिर सी बात थी कि सियोंग के पास इतने सारे पैसे तो नहीं थे, यहाँ तक कि उसने तो अपनी मॉम की इंश्योरेंस के पैसे भी घोड़े के रेस में लगा दिया था। इसीलिए बहुत ही शर्मिंदगी के साथ सियोंग पैसे मांगने के लिए अपने वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे देने से साफ साफ मना कर देती है। फिर उसकी वाइफ अपनी हस्बैंड को बताती है कि सियोंग आया था पैसे मांगने के लिए। बाहर जाते समय उसका हस्बैंड सियोंग को पैसे देने के लिए आता है, साथ में वो उसे यह भी कहता है कि आइंदा मेरे फैमिली से कभी भी मत मिलना, लेकिन उसे मारने लगा। तभी उसकी बेटी वहाँ पर आ जाती है। आगे सियोंग का एक फ्रेंड अपने मैनेजर के पास पैसे मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से साफ साफ मना कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों में फाइट हो जाती है। लड़ाई करते समय उसके बॉस का हाथ उसके कंपनी के मशीन में आ जाती है, और इसी का फायदा उठाकर सियोंग उसके पैसे लेकर भाग जाता है। इसके बाद सियोंग अपने वाइफ से कहता है कि प्लीज फ्लाइट से तुरंत घर चली जाओ। वहीं दूसरी तरफ साइब्यूक एक एजेंट से मिलती है, क्योंकि उसने अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। साइब्यूक वही लड़की थी जिसने सियोंग के पैसे चुराए थे, लेकिन यहाँ पर अपने मॉम को लेकर आने के लिए उसे काफी सारे पैसे चाहिए थे। हमें पता चलता है कि साइब्यूक का एक छोटा भाई भी था, जिसने उससे वादा किया था कि मैं मॉम को जरूर वापस लाऊंगी। इसके बाद हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। उसे पता चला था कि उसका भाई कुछ दिनों से गायब हो चुका है, इसीलिए वो अपने भाई के घर पर आया था। लेकिन यहाँ पर भी उसे पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से उसका भाई भी अपने घर पर भी नहीं आया। घर को चेक करने पर उसे एक कार्ड नजर आती है, और इस पुलिस ऑफिसर से ठीक ऐसा ही कार्ड पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास भी देखा था, और वो तुरंत सियोंग के पास जाकर उससे इसके बारे में पूछता है, लेकिन अब सियोंग उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद सियोंग को वही कार्ड दोबारा से उसके घर के दरवाजे पर लगा हुआ मिलता है। उस कार्ड को देखकर सियोंग डिसाइड कर लेता है कि अब वो दोबारा से उस गेम को खेलेगा।
इसीलिए सभी प्लेयर्स को एक बड़े से जहाज के पास ले जाया जाता है। वहाँ पर वो ऑफिसर भी उनकी गाड़ियों का पीछा करते हुए उस शिप तक आ जाता है। वो गार्ड को मारकर उसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद सभी प्लेयर्स को एक दूसरे आइलैंड पर लाया जाता है। इन सभी प्लेयर्स को कुछ भी पता नहीं था कि अगला गेम कौन सा खेला जाएगा और उसे कैसे खेला जाएगा। इसके बाद वो सभी अपने एक अलग अलग टीम को बना लेते हैं। रात में हम देखते हैं कि साइब्यूक और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं। वहीं पर साइब्यूक गार्ड से बचते हुए उस जगह को एक्सप्लोर करने लग जाती है कि तभी वो देखती है वहाँ के कुछ गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ अजीब तरह का बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गार्ड को शक हो जाता है तो वो वॉशरूम को चेक करने के लिए आता है। लेकिन तब तक साइब्यूक वापस अपनी जगह पर आ चुकी थी। इसके बाद साइब्यूक अपने फीमेल फ्रेंड को वो सारी बात बता देती है जो अभी अभी उसने देखा था। लेकिन सैंगवू भी उन दोनों की बातें सुन लेता है। इसीलिए वो इस बारे में साइब्यूक से पूछता है, जिस पर साइब्यूक उसे बताती है कि वो बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। आगे की सीन में सभी प्लेयर्स को प्लेग्राउंड में लेकर आया जाता है, जहाँ पर उनके सामने 4 शेप नजर आती हैं। उन चारों शेप में से उन्हें किसी एक शेप को चूज करना था। यहाँ पर अब सैंगवू को पता चल जाता है कि गेम क्या है और इसे कैसे खेला जाएगा। सैंगवू सियोंग को बताता है कि सबको अलग अलग शेप को चुनना है। इसके बाद उन सभी लोगों को एक छोटा सा बर्तन दिया जाता है जिसमें की शेप बनी होती है। गेम का रूल यह था कि सबको किसी तरह उस शेप को बचते हुए बाहर निकालना है और अगर बाहर निकालते समय किसी का भी शेप टूट गया तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी मारा जाएगा। अब यहाँ पर सैंगवू तो उस शेप को बाहर निकाल देता है, लेकिन सियोंग अभी भी गेम को खेल रहा था। उसकी हालत खराब होने लगी थी और घबराने भी लगा था, लेकिन वो फिर भी किसी न किसी तरह करके उस गेम को जीत जाता है और हारे हुए प्लेयर्स को वहीं पर शूट करके मार दिया जाता है। यहाँ पर अब 187 प्लेयर्स वापस आए थे, लेकिन अब उन सभी में से सिर्फ 108 ही प्लेयर्स बचे हुए थे। इसके बाद उन सभी को खाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन खाते समय जैंग की एक लड़के से फाइट हो जाती है, जहाँ पर जैंग उस लड़के को इतना ज्यादा मार देता है कि वो लड़का वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि उन सभी प्लेयर्स में से एक डॉक्टर होता है जो गार्ड के साथ मिलकर मरे हुए लोगों की ऑर्गन्स निकालकर उन्हें बेचने का काम करता है। इसीलिए जब भी डेड बॉडीज को ले जाते हैं तो वे सभी उन डेड बॉडीज को गायब कर लिया जाता है, क्योंकि ये सब कुछ एक प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा था, क्योंकि ये सारा कुछ फ्रंटमैन से छुपकर हो रहा था। और यही वजह थी कि कंट्रोल रूम में अपना एक आदमी को बैठाया हुआ था जो कि उन लोगों की सारी वीडियो फुटेज डिलीट भी कर देता था। और गार्ड्स अपने काम के बदले में डॉक्टर को गेम के रूल्स बता देते थे ताकि वो अच्छे से सरवाइव कर सके। यहाँ पर एक गार्ड उसकी प्लेयर डॉक्टर को बताता है कि आज हमने प्लेयर्स को जानबूझकर खाना कम दिया है ताकि वो आपस में लड़ने लगे, जिससे होगा ये कि सारे वीक प्लेयर्स आउट हो जाएंगे। और इसी के साथ गार्ड डॉक्टर को अपने अगली गेम के बारे में भी बता देता है। अब 30 मिनट्स के बाद वहाँ की लाइट्स बंद होने वाली थी। अब यहाँ पर सैंगवू को पता चल चुका था कि सियोंग की टीम जरूर कोई उल्टा काम करेगी, इसीलिए वो उस टीम को अपने पास बुलाकर उसे आराम से रिलैक्स रहने के लिए कहता है। उधर जो डॉक्टर प्लेयर होता है वो जैंग के टीम में शामिल हो जाता है और वो डॉक्टर जैंग को भी बता देता है कि अगला गेम कौन सा खेला जाएगा। रात में लाइट्स ऑफ होने के बाद जैंग अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी के कमजोर प्लेयर्स को मार देता है। जैंग एक लड़की को मारकर साइब्यूक को मारने जाता है, लेकिन तभी सियोंग उसे बचा लेता है। इसके बाद गार्ड्स वहाँ पर आकर उन सभी को रोक लेते हैं और अब टोटल 80 ही लोग बच गए थे सरवाइव करने के लिए। इसके बाद उन सभी को तीसरी गेम के लिए ले जाया जाता है और सभी प्लेयर्स को 10-10 की अलग अलग टीम को बनाने के लिए कहा जाता है और वे सभी ऐसा ही करते हैं जैसा कहा गया था, अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। अब क्योंकि जैंग को आगे की गेम पता चल चुका था कि क्या होने वाला है, इसीलिए वो साइब्यूक की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम से निकाल देता है और वो अपनी टीम में सिर्फ मेल को ही रखता है और सियोंग भी अपनी एक टीम बना लेता है। अब क्योंकि उन्हें एक प्लेयर की जरूरत थी तो इसीलिए साइब्यूक की फीमेल फ्रेंड उनके टीम में शामिल हो जाती है, यानी यह गेम टग ऑफ वॉर का होता है, यानी उन्होंने अपने सामने वाले टीम को नीचे गिराना था। इसके बाद गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है और जैंग की टीम बहुत ही आसानी से इस गेम को जीत जाती है। इसके बाद सैंगवू की टीम की बारी आती है। उसकी ही टीम में वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं ये गेम बचपन में बहुत से टग ऑफ वॉर्स खेल चुके हैं, इसीलिए वो उन सभी को गाइड करता है कि इस गेम को कैसे जीतना है और बहुत कोशिश के बाद वो लोग इस गेम को भी जीत जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि ठीक आधे घंटे बाद दोबारा से लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, जिस पर सियोंग उन सभी लोगों को कहता है कि इस बार रेडी रहना
सब, और वो सब डिसाइड करते हैं कि हम एक एक करके पहरा देंगे। और अब जैंग की टीम में एक से बढ़कर एक चालाक प्लेयर्स मौजूद था, तो इसीलिए जैंग को डर भी था कि उसकी ही टीम उसे ही मार ना दे। दूसरी तरफ डॉक्टर और गार्ड्स मिलकर डेड बॉडीज की ऑर्गन्स निकाल रहे थे, और उस ऑर्गन्स को डिलीवर करने के लिए 2 गार्ड को जाना था। वहाँ वे सभी एक डेड बॉडीज के बारे में बातें करने लगते हैं जिसकी एक ही किडनी थी, और वो सभी उसे जोम्बी कह रहे थे। अब यहाँ पर जो गार्ड नंबर 29 था, यानी जिसे उस ऑर्गन्स को डिलीवर करना था, वो कोई और नहीं बल्कि वो ऑफिसर ही था जो गार्ड का पीछा करते वक्त गार्ड का ही भेस ले लिया था। और इस बात को सुनकर उसे शक हो जाता है कि शायद ये लोग मेरे गायब हुए भाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी एक ही किडनी थी। इसके बाद वो गार्ड नंबर 28 और 29 उस ऑर्गन्स को डिलीवर करने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में वो ऑफिसर देखता है कि टनल में तो बॉम्ब को सेट किया गया है। तब नंबर 28 उसे बताता है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। और अब यहाँ पर वो ऑफिसर नंबर 28 वाले गार्ड से और भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए कोशिश करता है। उसकी बात को सुनकर अब नंबर 28 को उस पे डाउट होने लग जाता है, इसीलिए वो उस ऑफिसर को अपना फेस दिखाने के लिए कहता है। वो ऑफिसर अपना फेस तो दिखा देता है, लेकिन साथ में वो उस पर गन भी पॉइंट कर देता है। और इसी के साथ वो ऑफिसर उसे एक किडनी वाले आदमी के बारे में भी पूछता है कि वो कौन है जिसे तुम लोगों ने जोम्बी कहते थे, जिस पर वो 28 नंबर वाला आदमी कहता है कि वो तो एक लड़की थी। और वो ये भी कहता है कि तुम लीडर के रूम में जाकर सारे इंफॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ पर सबका डेटा मौजूद है। ये जानने के बाद वो ऑफिसर 28 नंबर वाले गार्ड को वहीं पर मार देता है। दूसरी तरफ वो डॉक्टर गार्ड से अगली गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड को भी अगली गेम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए डॉक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक गार्ड को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से इनमें फाइट हो जाती है। इसी दौरान वो डॉक्टर उस गार्ड को मारकर वहाँ से भाग जाता है। एक दूसरा गार्ड डॉक्टर का पीछा करता है, जो दोनों एक प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ पर गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में फंसाकर उसे मारने वाला था, लेकिन तभी लीडर यानी फ्रंटमैन उस गार्ड को मार देता है और बाद में उस डॉक्टर को भी मार देता है। साथ में इन्हें वहाँ पर 28 नंबर वाले गार्ड की डेड बॉडीज भी मिल जाती है, जिससे इन्हें ये तो पता चल चुका था कि यहाँ पर यानी फैसिलिटी में कोई गुस्सा हुआ है। उधर वो ऑफिसर लीडर यानी फ्रंटमैन के रूम तक चल गया था। जब वो उस रूम को चेक करते करते एक ऐसे रूम में चला जाता है जहाँ पर सभी के रिकॉर्ड्स रखे गए थे, और जब वो ऑफिसर जब सब कुछ चेक कर रहा था तभी उसे सभी विनर्स की एक लिस्ट मिलती है, जिसमें उसके भाई का भी नाम था, यानी वो भी कभी इस गेम को जीता हुआ था। उधर सभी प्लेयर्स को चौथे गेम खेलने के लिए लेकर जाया जाता है। उसी समय उन सभी लोगों को अपनी अपनी एक पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है, और वो सभी प्लेयर्स उनकी बातों को मानकर अपना अपना पार्टनर चुन लेते हैं। साइब्यूक की फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका पार्टनर बनने को तैयार ही नहीं था। अब अगले गेम को खेलने के लिए सभी प्लेयर्स को 10-10 कंचे यानी मार्बल्स दिए जाते हैं। दरअसल इस गेम का रूल यह था कि एक प्लेयर को अपने सामने वाले प्लेयर से सारे मार्बल्स को जीतने थे बगैर कोई जोर जबरदस्ती के, और जो दूसरा प्लेयर्स होगा यानी जिसके पास एक भी कंचे नहीं होंगे तो उन्हें एलिमिनेट यानी मार दिया जाएगा। यहाँ पर सैंगवू और जियोंग का फ्रेंड ऑन्ड और इवन का गेम खेलते हैं, जिसमें उन्हें गेस करना था कि सामने वाले के हाथ में कितने मार्बल्स हैं। अब यहाँ पर जियोंग का फ्रेंड सैंगवू का सारे कंचे को जीत लिया था, और अब सैंगवू के पास एक ही मार्बल्स बचे हुए थे। अब क्योंकि उसे पूरी तरह से पता चल चुका था कि अब वो बचने वाला नहीं है, इसीलिए वो सियोंग की फ्रेंड को अपनी बातों में फंसाकर उसे यह यकीन दिलाता है कि हम में से किसी ने भी हार गया तो हारे हुए लोगों का मैच दोबारा से करवाया जाएगा। और अब यहाँ पर सैंगवू धोखे से सियोंग के दोस्त के सारे मार्बल्स चेंज कर देता है। इसके बाद सैंगवू मार्बल्स लेकर गार्ड को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। और जब सियोंग का दोस्त जब अपना मार्बल्स यानी कंचे को चेक करता है तब वहाँ पर पत्थर होते हैं। उधर प्लेयर नंबर 1 यानी उस बूढ़े आदमी की हालत खराब हो रही थी, इसीलिए वो बस इधर उधर घूम रहा था, लेकिन सियोंग किसी तरह उसे खेलने के लिए मना लेता है। यहाँ पर वो दोनों यानी सियोंग और वो बूढ़ा आदमी भी ऑन्ड और इवन ही गेम खेलते हैं। इनमें से वो बूढ़ा आदमी सियोंग के सारे कंचे को जीत जाता है, लेकिन लास्ट राउंड में वो बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था, यानी उसकी याददाश्त गायब हो चुकी थी। तो इसीलिए इस मौके का फायदा उठाते हुए सियोंग उसे अपने बातों में फंसाकर उसके सारे कंचे को ले लेता है। लेकिन यहाँ पर तख्त ही पलट जाता है, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी काफी होशियार था। उसने एक मार्बल अपने पास ही रखा हुआ था और वो दोबारा से इधर उधर घूमना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर सियोंग उसे काफी मनाने लगता है, प्लीज मुझसे गेम खेलो। तब
यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुमने सारे मार्बल्स मुझसे धोखे से लिए हैं। वो सियोंग से कहता है कि मुझे सब पता था, बस मैं याददाश्त गायब होने का नाटक कर रहा था। इस बात को सुनते ही सियोंग को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे ही सारे मार्बल्स दे देता है। दूसरी तरफ साइब्यूक और उसकी फीमेल फ्रेंड भी इस गेम को खेल रही होती हैं। उनकी गेम यह थी कि जो भी अपने कंचे को दीवार के ज्यादा करीब फेंकेगा वही इस गेम को जीतेगा। पहले तो साइब्यूक अपने कंचे को फेंक देती है, लेकिन जब उसकी फ्रेंड की बारी आती है तब वो रुक जाती है। लेकिन जब साइब्यूक उसे ऐसा करते हुए देखती है तब वो उसे दोबारा से फेंकने के लिए कहती है, जिसे सुनकर वो उससे कहती है कि नहीं साइब्यूक, मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी मॉम का और तुम्हारे भाई का क्या होगा। और इसलिए साइब्यूक के फ्रेंड को वहीं पर मार दिया जाता है। इसके बाद उन सब की डेड बॉडीज को वहाँ ले जाया जाता है और सभी बचे हुए प्लेयर्स वापस से उसी पैसे वाले रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर जैंग देखता है कि उसकी टीम वाली लड़की तो अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसने भी इस गेम को काफी अच्छे से खेल कर जीत लिया था। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि साइब्यूक की ये वाली फ्रेंड जैंग की भी फ्रेंड थी, लेकिन अब उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर क्लेश चल रहा था, तो इसीलिए जैंग की ये फ्रेंड उसे चिढ़ाने लगती है। इसके बाद फ्रंटमैन को एक डेड बॉडीज के पास उस ऑफिसर का आईडी कार्ड मिल जाता है कि तभी फ्रंटमैन को पता चलता है कि उसके सारे वीआईपी आ चुके हैं। इसीलिए फ्रंटमैन उन्हें लेने के लिए चला जाता है। फिर सारे वीआईपीज को उनके रूम में लाया जाता है। आगे फ्रंटमैन वीआईपी के आने के बारे में एक और आदमी को जाकर बताता है, और यही आदमी इस गेम का हेड था जो इस पूरे खूनी खेल को रचा था। और आखिर ये कौन होता है आगे हम जानने वाले हैं। अगले दिन उन सभी प्लेयर्स को 5वीं गेम के लिए लाया जाता है। सभी प्लेयर्स देखते हैं कि एक डमी में 1 से लेकर 16 तक नंबर पड़े होते हैं और वो सभी प्लेयर्स जल्दी जल्दी से अपना अपना नंबर्स ले लेते हैं। इस नंबर का मतलब यह था जो प्लेयर्स गेम को खेल रहा होगा उसके बाद ही उसकी बारी आएगी। अब यहाँ पर पहला और आखिरी नंबर रह जाता है, यानी 1 और 16। इसीलिए सियोंग कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो किसे ले, 1 को या 16 को। अगर उसने पहला नंबर को चूज किया तो फंसेगा यानी मरेगा, और 16वां भी लिया तो क्या पता उसकी बारी ही ना आए और गार्ड्स उसे मार देंगे। कि तभी वहाँ पर एक आदमी आकर सियोंग से कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी अपने फर्स्ट नंबर पर नहीं आया। इसके बाद उन्हें गेम के अंदर लाया जाता है। इस बार इस गेम का रूल यह था कि दिए हुए टाइम में उन सभी को एक एक करके एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज तक जाना है, लेकिन उनके बीच में 2 तरह के ग्लास लगे हुए थे। एक होता है आर्म ग्लास, जो कि दूसरा टेम्पर्ड ग्लास था। आर्म ग्लास पर पैर रखते ही वो ग्लास टूट जाएगा और जाने वाला प्लेयर नीचे गिरकर मारा जाएगा। इसके बाद गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है और वो सभी एक एक करके मरना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ समय के बाद एक समय ऐसा आता है जब जैंग सबके सामने होता है और वो आगे ही नहीं बढ़ रहा था। अब उनके पास एक ही रास्ता था, या तो आगे बढ़े या फिर सारे के सारे यहीं पर मारे जाए। कि तभी जैंग के सामने उसकी वही फ्रेंड आ जाती है जो उसे चिढ़ा रही थी, और वो जैंग को कहती है कि मैंने कहा था ना कि जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद वो जैंग को पकड़कर उसे लेकर सीधा नीचे कूद जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। अब वहाँ पर एक आदमी था जो एक ग्लास कंपनी में काम करता था और उसे पता था कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है, लेकिन जब फ्रंटमैन को इस बात की भनक लग जाती है तो वो वहाँ की लाइट्स को बंद करवा देता है ताकि वो ग्लास को पहचान ही ना सके। अब लास्ट में एक ही स्टेप बचा हुआ था और उनके पास टाइम भी नहीं था, इसीलिए सैंगवू उस आदमी को धक्का देकर उसकी जान ले लेता है। जिसके बाद सैंगवू, सियोंग और साइब्यूक इस ब्रिज को पार कर लेते हैं, लेकिन ग्लास टूटने की वजह से उन्हें काफी चोट लग जाती है। ज्यादा चोट साइब्यूक को लगा था। उधर वो ऑफिसर एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह ले लिया था, लेकिन तभी एक वीआईपी को उस ऑफिसर पर शक होने लगता है और वो उसे कहता है कि अपना मास्क हटाओ। ऑफिसर मास्क हटाने के लिए तो मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं अंदर जाकर मास्क रिमूव करूंगा। इसके बाद वो ऑफिसर उस वीआईपी को लेकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो ऑफिसर उस वीआईपी को बेहोश कर देता है, लेकिन इस बारे में फ्रंटमैन को पता चल जाता है। इसीलिए फ्रंटमैन उसके पीछे जाता है और वो उस ऑफिसर को देख लेता है, और जब ऑफिसर को पता चल जाता है तो वो वहाँ से भागकर एक दूसरे आइलैंड पर आ जाता है। फ्रंटमैन भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आते ही वो ऑफिसर अपने सीनियर को कॉल करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसकी कॉल कट हो जाती है। फिर वो ऑफिसर उन्हें सारे
सारे सबूत भेजता है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क इशू था। इसके बाद फ्रंटमैन ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन ऑफिसर उस फ्रंटमैन पर गोली चला देता है। इसके बाद फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है, जिसके बाद ऑफिसर को पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वो तो उसका भाई ही है जो कुछ दिन पहले गायब हो चुका था और जिसे वो ढूंढते हुए यहाँ पर आया था। इसके बाद ऑफिसर का भाई यानी कि फ्रंटमैन उसे शूट कर देता है और वो जाकर सीधा नीचे समुंदर में गिरता है। दूसरी तरफ ग्लास लगने की वजह से साइबायुक काफी इंजर्ड हो चुकी थी और उसका बहुत ज्यादा ही ब्लीडिंग हो रहा था। इसके बाद तीनों सर्वाइवर्स को डिनर के लिए लाया जाता है और उनके पास एक एक चाकू भी रख दिया जाता है, मतलब आज रात उन तीनों में से कोई भी एक दूसरे को मार देगा। कि तभी सियोंग देखता है कि साइब्युक की हालत काफी खराब हो चुकी है, इसीलिए वो साइब्युक को कहता है कि परेशान मत हो, हम दोनों साथ में हैं और इस गेम में हम दोनों ने मिलकर सैंगवू को हरा देंगे। इसके बाद हम दोनों यहाँ से बाहर जाकर पैसे को आधा आधा बांट लेंगे। साइब्युक सियोंग से कहने लगती है कि मेरा एक छोटा भाई है जो मैं उसे ऑर्फनेज में छोड़कर आई हूँ और अगर हम दोनों में कोई भी इस गेम से बाहर जाएगा तो हम दोनों को एक दूसरे फैमिली का ख्याल रखना होगा। अब साइबायुक की हालत काफी खराब हो चुकी थी और उसे डॉक्टर की जरूरत थी, इसीलिए सियोंग कोई मदद लाने के लिए जाता है, लेकिन जब तक वो उसके पास आता है तब तक सैंगवू साइबायुक को खत्म कर चुका था। फिर अगले दिन उन दोनों को लास्ट गेम के लिए ले जाया जाता है। गेम का रूल इस बार काफी सिंपल था कि मरो या मारो का हिसाब किताब था और इसी गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। इसके बाद गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा फाइट होती है, लेकिन लास्ट में सैंगवू की हालात खराब होने लगती है। तभी सियोंग कहता है कि मैं इस गेम को यहीं पर रोकना चाहता हूँ और तभी सियोंग सैंगवू को अपने साथ चलने के लिए भी कहता है, लेकिन सैंगवू अपने आप को ही मार डालता है, जिसकी वजह से सियोंग इस गेम को पूरी तरह से जीत जाता है। फिर फ्रंटमैन सियोंग से कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी। जिसके बाद सियोंग को उसके घर पर छोड़ दिया जाता है और उसके पास एक एटीएम कार्ड भी था और जब सियोंग उस एटीएम कार्ड को चेक करता है तो वो देखता है कि सारे पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। इसके बाद सियोंग अपने घर जाता है, लेकिन तब तक उसकी मॉम मर चुकी होती हैं। आगे हमें 1 साल बाद का सीन को दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं सियोंग की अब हालत काफी खराब हो चुकी है, यानी वो अब काफी नशा करने लग गया है और उसने अभी तक उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया था। एक दिन फूल बेचने वाली औरत उसके पास आती है, वो उसे बिल्कुल वैसा ही कार्ड देती है जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था, जिसके बाद सियोंग उसी एड्रेस पर चला जाता है, जहां पर पता चलता है कि ये सारा खेल को रचा गया किसी और का नहीं बल्कि उस बूढ़े यानी प्लेयर नंबर 1 का था और वो अभी भी जिंदा है। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी सियोंग को बताता है कि मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका था और ये सारे गेम को मैंने अपने क्लाइंट के साथ मिलकर बनाई ताकि मैं लोगों को मरता हुआ देखकर एंजॉय कर सकूं, लेकिन हमने किसी को भी मजबूर नहीं किया था ऐसा करने के लिए और मैंने उस गेम में पार्टिसिपेट किया क्योंकि गेम को देखने में नहीं बल्कि उसे खेलने में मजा आता है। वो कहता है जो पैसे तुम्हारे पास हैं वो सब मेरे ही हैं और ये कहते ही उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद सियोंग साइब्युक के छोटे भाई के पास जाता है और उसे वो लेकर जाता है सैंगवू के मदर के पास जो कि उसकी देखभाल कर सके और वो सैंगवू की मॉम से कहता है कि प्लीज इस बच्चे का ख्याल रखना। साथ में वो उसे एक बैग भी देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। इसके बाद सियोंग स्टेशन पर जाता है कि तभी उसे वहाँ पर वही आदमी दिखाई देता है जिसे वो सियोंग से पहली बार मिला था। यहाँ पर सियोंग उसका पीछा भी करता है, लेकिन तब तक वो भाग चुका था। फिर सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है और वो पूछता है कि तुम लोग कौन हो और लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर लोगों के जिंदगी से क्यों खेल रहे हो। लेकिन उधर से जवाब यह था कि अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो प्लेन में चढ़ जाओ और इसी के साथ यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।